बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक और तूफ़ानी हफ्ता शुरू हो चुका है। पस चिलमन बहुत कुछ हो रहा है। ड्राइंग रूम्स खुल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ क्या मामला तय करने हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप 3 हिस्सों में तकसीम है। 3 आरा पाई जाती हैं। उन तीनों के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा इसी व्लॉग में, क्योंकि कौन क्या चाहता है, प्रॉब्लम्स किधर हैं, हर्डल्स किधर हैं, रुकावटें कहाँ हैं, और कौन चाहता है कि इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ ना किया जाए जो कि किया जा रहा है। दूसरी जानिब पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें। 3-4 और खबरें भी हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर सुल्तान सिकंदर राजा साहब रूस के दौरे पर हैं और 7 दिन का विजिट है उनका, ख़त्म होने वाला है। और वो गए हैं रूसी सदर के इलेक्शन है वहाँ पे और जीत गए हैं जी पुतिन साहब, और मुबारक हो उनको एक बार फिर जीत के। और ये नताइज पहले से इल्म थे, लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बैनुल-अक़वामी मुबस्सर, गैर मुल्की मुबस्सर के तौर पे गए थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व करना है, जो खुद अपने मुल्क में तबाही फैला के गए हैं। और अल्लाह ताला ने उनको एक इज़्ज़त का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। वो फ़ोन कॉल्स पे तो बताते हैं, लेकिन हकीकत हाल जो है वो खुल कर नहीं बता रहे। तो बहरहाल वो रूस से होके वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या गुल खिलाते हैं मज़ीद, क्योंकि इस हफ्ते हियरिंग थी और इमरान खान साहब के खिलाफ, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की 19, 20, 21 मार्च को समाअत के लिए ये केसेस मुख्तलिफ थे जी, सुनने थे, लेकिन चूंकि मौजूद नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो लिहाजा वो सारी की सारी जो काज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है वो 21 मार्च के लिए मुकर्रर किया हुआ था। चूंकि बिग बॉस नहीं है, तो लिहाजा बिग बॉस नहीं है तो फिर बाकी जो 4 रतन हैं वो भी ज़रा वो आएंगे, वो बताएंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि मेरिट पे तो केस है नहीं, है तो पॉलिटिकल नौयत का। तो चूंकि राजा साहब भी डील कर रहे हैं और राजा साहब भी राब्ते में हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा उन्हीं के ज़रिए अहकामात आते हैं, उन्हीं के ज़रिए फिर आगे बातें चलती हैं। तो इसलिए जी, चूंकि वो बैरून मुल्क हैं और केस डीलिस्ट कर दिया गया है। फ़र्द जुर्म आयद की गई थी अडयाला जेल में, और इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने उनको इनकार कर दिया था जुर्म तस्लीम करने से, और वैसे भी ज़रा तलखी भी हुई थी। तो ये पहला मौका है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके ओहदा जो उनका ओहदा और मर्तबा वो ऑनरेबल जजेस के बराबर होता है, लेकिन वो इस हद तक इमरान दुश्मनी में आ गए हैं कि वो खुद जाते हैं जेल। अदालत जो है वो जेल जाती है खुद ही, और वहाँ पे जाके जेल ट्रायल करते हैं। बहरहाल दूसरा केस एक और है जी इस हफ्ते, और वो है 20 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर है। वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनना है, और साथ हैं जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब। अल कादिर ट्रस्ट, उसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त मानते हैं। ये इसको भी लिंगर ऑन किया जा रहा है। पिछली हियरिंग थी जुमेरात को, तो जुमेरात को वो हियरिंग नहीं हो सकी थी क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अलील थे और वो दस्तयाब नहीं थे। इस दौरान एक और बात बता दूं कि अल कादिर ट्रस्ट जो है उसका जेल ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, और स्ट्रेटेजी यही है कि वो केस जो है कंप्लीट हो जाए, उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने तक इसको हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत को लटकाया जाए और लिंगर ऑन किया जाता रहे। तो वही किया जा रहा है, उसी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, क्योंकि उधर उसकी हेयरिंग चल रही है और इधर दरखास्त जमानत को डिले किया जा रहा है। अदरवाइज तो ये 2 दिन का काम है, इससे ज़्यादा की नहीं। 2 दिन की हेयरिंग में इसका फैसला हो जाना था। बहरहाल इसको मुकर्रर कर दिया गया है जी एक बार फिर, तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अगेन अल कादिर ट्रस्ट भी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अला मिसाल है, और दरखास्त जमानतें भी उसी नौयत से चल रही हैं। मेरिट पे इसको कोई नहीं सुन रहा। तीसरी खबर जो है वह है जनाब सरदार अवैस लगारी साहब का कलमदान तब्दील हो गया है। अवैस लगारी साहब फॉर्म 47 वाले हैं, और वो उनको रेलवे का कलमदान दिया गया था, तो वो उनको पसंद नहीं था, और उन्होंने जो उनकी ओथ तो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया था रेलवे का, लेकिन वो वजारत रेलवे में नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मुनाफा बख्श वजारत चाहिए, अट्रैक्शन जिसमें हो, अट्रैक्टिव हो। रेलवे में क्या पड़ा है, तो लिहाजा वो रेलवे उन्होंने नहीं लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब भी रह चुके हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब भी रह चुके हैं,
और अवैस लोगारी साहब ने ये पसंद नहीं फरमाया, लिहाजा उनकी वजारत तब्दील कर दी गई है। तो ये इसी तरह ही चल रहा है, सारे का सारा कुंबा इसी तरह जमा हुआ है। और हमारी इतला के मुताबिक लगारी साहब ने टेलीफोन भी करवाया था शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब को, कि जनाब उनकी वजारत तब्दील कर दी जाए। तो ये तो है अब तक कुछ 3-4 खबरें मैंने कहा आपको बता दूं। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जी अभी तक जारी सारी है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई, और इलेक्शन धांधली, इलेक्शन चोरी का अमल भी जारी है। वो ऐसे जारी है कि कल एक और दरखास्त आ गई है, और सरदार अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के वकील, उन्होंने ये फाइल की है। ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और PP 32 गुजरात से ज़िमनी इलेक्शन के लिए, लेकिन उनके कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए। सरदार अब्दुल रज़ाक साहब उनके वकील हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस एहलकारों की भारी नफरी ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के PP 32 गुजरात से ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए, और कैसरा इलाही और वकला की टीम RO ऑफिस में दाखिल होने से उनको रोक दिया गया, उन्हें दाखिल ही नहीं होने दिया। तो ये माजी के किस्से तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। जनरल इलेक्शन में हुआ जो कुछ हुआ वही रिपीट टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है। तो ये जो कहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर पिछला हुआ था, तो उनके लिए ये काफ़ी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एक सीट पे उन्होंने आना है। PP 32 गुजरात से हुकूमत है मरीम साहिबा की, और फॉर्म 47 के तहत, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में मौजूद हैं, कागजात नामजदगी दाखिल करवाना चाहते हैं, उनको नहीं करवाने दिया गया। कागजात नामजदगी छीनने और वकला की टीम को अगवा करने की भी कोशिश की गई, और सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट ने अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही साहब से 2 दिन पहले ही कागजात नामजदगी पे दस्तखत करवाए थे, और उनकी आज आखिरी तारीख थी, जो है उनकी आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा करवाने की। लेकिन उन्हें जनाब नहीं पहुंचने दिया गया RO ऑफिस में, उनके वकला को और उनकी अहलिया को। इंतखाबात में हिस्सा लेना, और उनके वकील ने कहा, सरदार अब्दुल रज़ाक साहब ने, कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और कागजात नामजदगी दाखिल कराना उम्मीदवार का बुनियादी हक है, और चौधरी परवेज इलाही की अहलिया और फैमिली ने वकला की टीम के हमरा RO ऑफिस में कागजात नामजदगी दाखिल कराने की कोशिश की, मगर पुलिस और नकाब पोश अफराद की भारी नफरी ने उन्हें मेन गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाकया का नोटिस लें, सरदार साहब कह रहे हैं। सरदार अब्दुल रज़ाक साहब भी कितने सादा हैं कि जो ये काम करवा रहे हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि नोटिस लें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो वैसे ही बैरून मुल्क हैं जी, रशिया का विजिट पे गए हुए हैं और वहाँ पे मौजें कर रहे हैं, और देखते हैं। तो ये है सिचुएशन अभी भी ज़िमनी इलेक्शन में भी, यानी कि टस से मस कोई नहीं हो रहा इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में भी कोई टस से मस नहीं हो रहा, और वही डगर चल रही है। और फिर अगर ये को कहा जाएगा तो वो कहेंगे जनाब वो हो सब अच्छा है, दिखाएं ज़बरदस्त, ये सिर्फ आप ये दिखाएं कि सब अच्छा चल रहा है। अब आते हैं जनाब मेन खबर की तरफ। इमरान खान साहब और फौज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज, इनके दरमियान जब भी कोई अच्छे की तवक्को होती है और कोई पॉलिटिकल पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और बातचीत का अमल शुरू होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 3 ग्रुप हैं, 3 आरा हैं, 3 ग्रुप हैं, 3 सोचें हैं। और वो ये हैं कि जी एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है, वो एक्सट्रीम लेवल है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका नामो निशान तक मिटा दिया जाए, और जिसको कहते हैं डिमोलिश PTI और क्रश इमरान खान, ये प्रोजेक्ट जो है, वो ग्रुप तो ये कहता है, वो कहता है कि जी इसका नजर ही ना आए, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जहां जहां भी नजर आए, सोशल मीडिया पे नजर आए, डिजिटल मीडिया पे नजर आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नजर आए, सियासी तौर पे नजर आए, इनको तो करें फारग, जुडिशरी में नजर आए, जहां जहां ये सोच है, और फौज में नजर आए, उसको फना कर दे। तो एक तो सोच ये है। दूसरी जो है ये एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन ये बहुत कलील तादाद है, बहुत ही मुख्तसर है ये, इनको मेजॉरिटी हासिल नहीं है। ये जो सोच पाई जाती है, इसको ज़्यादा मेजॉरिटी की हमायत हासिल नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, और हमें जो अनाउंस किया हुआ है एज पर पॉलिसी, हमें सियासत से दूर ही रहना चाहिए।
اور ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کہ کل کو مسائل بنے آنے والوں کے لیے. لہٰذا ایک تو یہ ہے. دوسری جو رائے پائی جاتی ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن ہم نے چوری کر لیا ہے اور وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے, اس لیے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور ادارے کی سطح پہ ان سے کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ادارے کے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا نہیں ہے, اس لیے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے جیسے دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے. اگر وہ کل کو برسر اقتدار آتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی سوچ ہے جی, بہت اچھی رائے ہے. لیکن تو یہ جو رائے ہے جو عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک پاکستانی سیاست کا لازمی جزو سمجھتے ہیں, ان کو پذیر آئی نہیں. ان کو اس گروپ کی مخالفت ہے جو قلیل تعداد میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ہم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ ایک دوسری رائے ہے جی. تیسری رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں مکمل طور پہ, جو ایز پر پالیسی اور سیاستدانوں کا کام سیاستدانوں کو کرنے دیں اور ہمیں اس میں غیر جانبدار ہو جانا چاہیے اور ہمیں کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے. تو یہ تین آراء پائی جاتی ہیں. تو اس میں ایک نجم سیٹھی صاحب نے ایک کل اپنے پروگرام میں ایک بات کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ان کی کو ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو جی ایچ کیو وزٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے, تو اس کے بعد کیا خیال ہے کہ یہ پیج برقرار رہے گا یا سیم پیج برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماضی کی نسبت اس دفعہ زیادہ بہتر ہے سچویشن ہے, تو یہ پیج نہیں پھٹے گا, تو یہ پیج برقرار رہے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیج بہت جلد پھٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیج کی جو بنیاد ہے, جو ایک پیج پہ آئے ہیں, وہ ہے ذاتی مفادات. ذاتی مفادات, ذاتی فائدہ ذات اور ذات سے باہر کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ زبردستی کا سیم پیج ہے اور پاکستان کے عوام اس پیج کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے ڈینجرس ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا عمران خان کے ساتھ مسئلہ اور باجوہ کا نواز شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ وہ بالکل مختلف نوعیت کا تھا. اب جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا اور عمران خان صاحب کا بہت آپس میں تعلقات بڑے کشیدہ ہیں اور بڑے خراب ہیں, یہ ہو نہیں سکتے. اور انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی پرسنل گرج ہے عمران خان کے ساتھ, یعنی کہ ذاتی دشمنی ہے. اور ذاتی دشمنی نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ایسی ہے کہ جی چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ عمران خان صاحب نے ان کو سیک کیا تھا, یعنی کہ آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا, تو اس لیے وہ پرسنل گرج ابھی تک چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے تو ان کو نہیں ہٹایا تھا, اور میں ڈیٹیل ساری اپنے جو لائیو وی لاگ ہے اس میں بتا چکا ہوں, وہاں جا کے سن لیجیے گا. تو عمران خان صاحب نے تو نہیں ہٹایا تھا, وہ تو جنرل باجوہ نے ہٹوایا تھا عاصم منیر صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی, کیونکہ عاصم منیر جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کو لانا چاہ رہے تھے, کیونکہ فیض حمید صاحب ہی ڈی جی سی کے طور پہ یہاں پہ کام کر چکے تھے. اور جنرل فیض حمید کہہ کے گئے تھے کہ میں پروموٹ ہونے کے بعد واپس میں نے ڈی جی آئی آنا ہے, اور یہ جنرل باجوہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ عارضی بندوبست ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی اس کا علم تھا, کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جتنا عرصہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے تو ایون سیکٹر کمانڈر بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے, سیکٹر کمانڈر بھی وہی تھے اور جو ڈیٹ کے او سیز ہیں وہ بھی وہی تھے, کوئی تبدیلی نہیں کر سکے تھے. وہ اسی لیے ہولڈ پہ رکھی تھی جنرل باجوہ نے کہ وہاں پہ جنرل فیض نے آنا ہے, میں نے جنرل فیض کو واپس لانا ہے. لہٰذا جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو واپس لایا گیا. عمران خان صاحب سے کہا گیا, عمران خان صاحب نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا فیصلہ ہے, مجھے تو میرا تو کوئی نہیں ہے فیورٹ ڈی جی آئی ایس آئی. تو انہوں نے کہا جی جنرل فیض کو لانا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جنرل فیض کو لے آئیں, یہ آپ کا اور آپ کی فوج کا مسئلہ ہے. تو اس وقت چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ ان کے فوج کے معاملات ہیں, جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, لیکن پرائم منسٹر نے کبھی بھی اس اختیار کو پرائم منسٹر کو استعمال کرنے نہیں دیا گیا,
کیونکہ وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ ادھر سے ہی آتا ہے GHQ سے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا اور کیا کیا خبریں آنی ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان جو صلح ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. فوج کے ساتھ صلح ہے فوجی قیادت کے ساتھ، کیونکہ فوجی قیادت جو ہے وہ اب کھلے عام یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پرسنل گرج چل رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.